पिछले वीडियो में हम लोग ने हाइब्रिडेशन देखा था। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन का जनरल कैरेक्टर क्या होता है और हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब टॉपिक्स पे हम लोग ने चर्चा की थी। आइए कुछ और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो उसमें हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से थोड़ा इसको रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर, ये हाइब्रिडेशन का जो फॉर्मूला दिया था उसको यूज़ करते हुए हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे H2 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन, IF7 में आयोडीन का हाइब्रिडेशन, SF6 में सल्फर का हाइब्रिडेशन, PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन। तो इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, HB = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम वही होता है जिसका हाइब्रिडेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 26। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है। वैसा एटम जो कि हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1/2 6 + 2 = 8 4। जहाँ पे हाइब्रिडेशन का कैलकुलेशन करने पे 4 आया है उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। इस तरह से CO2 में कार्बन का कैलकुलेट करेंगे। HB = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसको लिखते हैं 24। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता है इसलिए यहाँ पे 0। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1/2 इंटू 4 = 2। कैलकुलेशन पे 2 आएगा तो ये हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। HB = 1/2 आयोडीन। आयोडीन ग्रुप 17 एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली का कोई भी एटम हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन फैमिली के एटम है। सबके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आयोडीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस मोनोवैलेंट एटम। हैलोजन फैमिली का यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 एलिमेंट मोनोवैलेंट होते हैं। तो यहाँ पे 7 फ्लोरीन है, यहाँ पे 7 = 1/2 इंटू 14 इंटू 7। 7 मीन्स sp3d2। इस तरह से यहाँ पे SF6 में सल्फर का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है। HB = 1/2 सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 286। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, तो फ्लोरीन 6 फ्लोरीन है, 6 1/2 इंटू 6 + 6 12 6 हाइब्रिडेशन sp3 d2। हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हम लोग का 7 है इसलिए यहाँ पे sp3 d3 होगा।
ये sp3d2 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसको लिखते हैं 285। बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Hb इजकल टू 1/2। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम लिखेंगे तो 5। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम में इसका नंबर भी 5, तो इजकल टू 1/2 इंटू 10 इजकल टू 5 ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स sp3d2 sp3d सॉरी। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये हम लोग रिवीजन कर रहे थे पिछले वीडियो का, जो हाइब्रिडेशन पार्ट 1 में हम लोग ने लास्ट में ये देखा था कि हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे थे कि हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है वो कितने तरह का हाइब्रिडेशन शो करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडेशन शो करता है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s1 और 2p3। हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो 2s1 है और 2p3 यही हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। कभी भी हाइब्रिडेशन में जो आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2s1 है, s में एक ऑर्बिटल होता है, और 2p3 p के पास 3 ऑर्बिटल होता है। तो 3 + 1 = 4 ऑर्बिटल्स। टोटल 4 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स है जो कि हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये लोग किस किस तरह से आपस में कंबाइंड होके और डिफरेंट हाइब्रिडेशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे 2s1 s के पास 1 ऑर्बिटल और p के पास 3 ऑर्बिटल्स। 1 2 3, इसका नाम px है, इसका नाम py है और इसका नाम pz है। हाइब्रिडेशन जब होता है तो उस केस में डिफरेंट कंडीशंस वहाँ पे रहते हैं। तो कभी p का एक ही ऑर्बिटल s के साथ हाइब्रिडाइज हो पाता है। अगर एक s और एक p आता है एक साथ तो उसको sp हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अगर p का 2 ऑर्बिटल इसके साथ हाइब्रिडाइज होता है तो p का 2 ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसको sp2 बोलते हैं। और p का अगर तीनों ऑर्बिटल s के साथ इंटरमिक्स हो जाता है तो ये हाइब्रिडेशन हमारा sp3 होता है। तो कार्बन sp, sp2, sp3, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन शो करता है। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग ये पढ़े कि कार्बन का जो बेसिकली हाइब्रिडेशन होता है वो sp3, sp2 और sp, इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर 1s ऑर्बिटल है और 1p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया तो ये sp, अगर 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया तो sp2, और 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अगर कंट्रीब्यूट किया तो ये sp3। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है कार्बन एटम का। कार्बन सोल, थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो है वो sp3 ऑर्डिनेशन देखेंगे, इसके बाद sp2 देखेंगे, इसके बाद sp देखेंगे। तो आइए हम लोग sp3 ऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्डिनेशन हम लोग का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 ऑर्डिनेशन में 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होता है। तो कभी भी कार्बन का आउटर मोस्ट 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो जाए तो ऐसे ऑर्डिनेशन को sp3 ऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, a type of hybridization in which 1s orbital intermix with 3p orbital called sp3 hybridization। इस पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एक्साइटिंग स्टेट में कार्बन जो है वो हाइब्रिडेशन शो करता है। इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 और 2p3। यहाँ पे इस पे 1 ऑर्बिटल है और इस पे एक इलेक्ट्रॉन और p के पास 3 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ये px है, ये py है और ये pz है। ये सारे ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तब यहाँ से 1 और ये 3, 1 + 3 4 ऑर्बिटल्स, हमको यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और ये 4 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोले जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? तो 1s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 1s लिखेंगे हम लोग, और p ऑर्बिटल्स ये है तो यहाँ पे p लिख के p का नंबर 1 2 3 ऑर्बिटल है तो इसके ऊपर 3 लिख देंगे। तो इस ऑर्डिनेशन को sp3 ऑर्डिनेशन बोलते हैं। जब 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होता है तो इसको जो है वो sp3 ऑर्डिनेशन बोला जाता है। अब sp3 ऑर्डिनेशन का जनरल कैरेक्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। General character of sp3 hybridization। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा है तो उस केस में छोटी छोटी बात को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें s और p का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या उसका परसेंटेज कैरेक्टर है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका शेप क्या होता है उसको देखेंगे, और फिर वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कैसे डिफरेंट लिंकेज एटम के साथ जुड़ता है, दैट मीन्स शेप, उसको हम सिंपल वे में ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्योमेट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर।
यहां पे पहला कैरेक्टर परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर sp3 मीन्स 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल्स, 3 + 1 टोटल 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल्स पे s का ओनली 1 कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका एक ही ऑर्बिटल है। मीन्स 4 में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25%। रेस्ट अगर हम 100 - 25 करेंगे तो वो p का परसेंटेज निकल जाएगा, ये 75%। तो sp3 हाइब्रिडेशन में हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। हर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s और p का कॉन्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। अगर इसमें s का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 25% है, तो सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है। और अगर p ऑर्बिटल का परसेंटेज देखेंगे तो p ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है वो 75 है। तो सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में यहाँ पे p का परसेंटेज 75 है। इसमें ध्यान ये रखना है कि एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से इंटरमिक्स हुआ है, तो हमको ये नहीं देखना है, समझना है कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और ये मेरा ये 3p ऑर्बिटल है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑर्बिटल मिक्स होता है तो कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होता है और s और p ऑर्बिटल आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s कैरेक्टर भी रहेगा और p कैरेक्टर भी रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोग को। तो पहला परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर, दूसरा जनरल कैरेक्टर एनर्जी। यहां पे कार्बन जब sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है तो वहां पे 2s1 और 2p3 हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हाइब्रिडाइज होते। तो जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो इंटरमीडिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। मतलब जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने जा रहे हैं उसका अगर एवरेज एनर्जी निकाला जाए तो वही एवरेज एनर्जी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का होता है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल 2s का कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, 1 इंटू एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल p का कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे टोटल एनर्जी s और p ऑर्बिटल का निकाल के, और इसके बाद हमारे पास टोटल 3 + 1 = 4 ऑर्बिटल है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी एवरेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। अब इसको हम लोग फिर दूसरे तरह से भी देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी sp3 हाइब्रिडेशन की केस में अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए इन ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी एक्सिस है, और इधर प्रोग्रेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हमारे पास टू एस वन ऑर्बिटल है और दूसरा जो ऑर्बिटल है कार्बन का वो 2p3।
इस ग्राफ में बहुत सारी छोटी छोटी बातों का स्टडी हम लोग करेंगे। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो सकता है, इंटरमिक्स हो सकता है, जिसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम हो, जीरो हो, निग्लिजिबल हो, उसी तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे 2s1 का एनर्जी लेवल अगर हम इसको किलो जूल में लेते हैं तो ये 10 किलो जूल है, और 2p3 का एनर्जी लेवल 40 किलो जूल है। दोनों के बीच का डिफरेंस 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 किलो जूल। तो अभी तो इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस केस में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं। तो हाइब्रिडेशन के समय 2p ऑर्बिटल्स अपने एनर्जी को रिलीज करता है, और जिस एनर्जी को ये रिलीज करता है उसी एनर्जी को ये गेन करता है। एनर्जी रिलीज करने से 2p3 ऑर्बिटल का एनर्जी घटा, और हमारा जो 2s1 है इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज किया। एट ए सर्टेन पॉइंट एक ऐसा समय आएगा जहां पे कि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जीरो हो जाएगा या निग्लिजिबल हो जाएगा। वहां पे ये इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स 2s1 और 2p3 अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल जब बढ़ेगा और इसका एनर्जी लेवल घटेगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे ये 2p3 और 2s1 आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं, और यहाँ पे ये ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब एनर्जी देखा जाए तो 2s1 का एनर्जी 10 किलो जूल है, sp3 का एनर्जी ऑलमोस्ट 30 किलो जूल है, और sp2p3 का जो एनर्जी है वो 40 किलो जूल है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एनर्जी 2s1 से ज़्यादा है और 2p3 से कम है। इस तरह से एनर्जी सीक्वेंस लिखेंगे तो एनर्जी ऑफ 2p3 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s1 ऑर्बिटल। जहां पे p का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी का एक सिंपल कंसेप्ट ये भी है कि स्टेबिलिटी ऑफ, या एनर्जी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है 100% प्योर है, तो यहाँ पे p का कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे p का परसेंटेज 75% है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है 2p की रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे p का परसेंटेज 0 है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम। तो इधर से इस डायरेक्शन में अगर आएंगे तो p ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और इसलिए एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका एवरेज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सो एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एवरेज with respect to unhybridized orbital which take part in hybridization। इस तरह से हम लोग
sp3 हाइब्रिडेशन के केस में एनर्जी का स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा उस केस में ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करता है वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फ्यूज कर जाता है। तो अगर हम इसका शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और ये हमारा पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल डबल शिफ्ट होता है। हाइब्रिडेशन के समय ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके और पूरी तरह से फ्यूज कर जाते हैं। तो उस केस में हम अगर स्टडी करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये लोग एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इसके बाद इस ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे जनरली पी ऑर्बिटल के पास दो लोब है, अगर ये लोब इसके साथ ओवरलैप करता है तो कुछ समय के बाद हाइब्रिडेशन में ये लोब पूरी तरह से फ्यूज कर जाएगा। यहां से इस तरह से ये पूरी तरह से फ्यूज करके, तो ये एक बड़ा लोब हुआ ड्यू टू कंप्लीट इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस वन, और इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा लोब। ये वन sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फिर जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो कार्बन के पास इस तरह के 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं और यही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे इस ऑर्बिटल का शेप p ऑर्बिटल की तरह है, लेकिन यहां पे दोनों लोब इक्वल होते हैं और यहां पे दोनों लोब डिफरेंट है, अनइक्वल है। तो ये हमारा 1sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे sp लिख दिए तो हम sp हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग sp3 का ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल ऑर्बिटल्स s और p के मिलने से बना है, उसके रिस्पेक्ट में ये लिखा गया है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखने में ऐसा लगता है। अब हम लोग आगे ज्योमेट्री की बात करेंगे कि कार्बन एटम कैसे डिफरेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अपने अराउंड में अरेंज करके और लिंकेज एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन में हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री रहते हैं, यहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसलिए इसको हम टेट्रा मीन्स 4। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो एग्जांपल्स है वो ऑल एल्केन्स है। जितने भी एल्केन्स होते हैं ये लोग का जो ज्योमेट्री होता है, ये लोग बेसिकली sp3 हाइब्रिडेशन शो करते हैं, और ये लोग का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो इस केस में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH4 में कार्बन
4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक होके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, शेयरिंग किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम कार्बन को लेंगे। कार्बन यहाँ पे sp3 हाइड्रोजन शो कर रहा है, तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कार्बन सबसे पहले सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अपने अराउंड मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट करता है, जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करते समय जितने भी बॉन्ड है वो सारी के सारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। बॉन्ड अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही कम होता है, और उस केस में सारे सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और उस केस में स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कार्बन के अराउंड 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अरेंज करेंगे। यहाँ पे 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अब इसके साथ हमारे पास जो लिंकेज एटम है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को लिंक कर देंगे और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उस तरह से दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से sp3 हाइड्रोजन के केस में 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। तो इस तरह से sp3 हाइड्रोजन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे ये कार्बन एटम 1 2 3 4, ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है और इसके बीच का एंगल 109.5 डिग्री है। तो इस तरह से हाइड्रोजन को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये कार्बन कभी भी sp3 हाइड्रोजन शो करता है, उस केस में वो 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसके बीच का एंगल 109.5 होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग sp3 हाइड्रोजन सीख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे।